वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में, स्पॉन्सर्ड बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों आज हम लोगों ने शुरू कर दिया है भारत की राज व्यवस्था। एकदम ज़ीरो से है ये, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से। जो लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ आपको कंप्लीट इसमें सब कुछ मिल जाएगा। पॉलिटी का प्री प्लस मेंस, ठीक है, ठीक है, जितना प्री और मेंस के लिए चाहिए सब कुछ इसमें आपको कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे फिर क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, तो सब कुछ हो जाएगा इसका आपसे। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन करा तो यूपीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ को टेलीग्राम पे फटाक से ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत की राज व्यवस्था कुछ ब्रीफ देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी, कैसे नोट्स बनाने वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत में संविधान सर्वोच्च है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको मिल गया, पूछे ना कौन सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सवाल आ चुका है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे भारत में क्या सुप्रीम है, क्या सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर कौन देता है, संविधान। पार्लियामेंट को पावर कौन देता है, संविधान। प्रेसिडेंट को पावर कौन देता है, संविधान। संविधान को पावर कौन देता है, संविधान को पावर देता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो संविधान पब्लिक के लिए है, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो संविधान सुप्रीम है। और अगर इसमें आ जाता एक और ऑप्शन, जनता, पीपल, कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन और पीपल में, तो पीपल हो जाए, क्योंकि पीपल ही तो, पीपल के लिए ही तो संविधान है भाई। अगर वो संविधान पब्लिक का ही हनन करने लगेगा तो कैसे होगा फिर, है ना। तो संविधान और पब्लिक एकदम सिम्बायोटिक है। तो फिलहाल आपको याद रखना भारत में संविधान सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका यानी जुडिशरी सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तीनों आपको मिलान के लिए आ सकते हैं, तो इसलिए शुरुआती छक्के से कर दी मैंने, वो वाला छक्का दीपक कलाल जैसा नहीं, सिक्सर सचिन वाला। भारत में संविधान सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, और ब्रिटेन में संसद जो कह देती वही होता है, ठीक है। कोर्ट भी उसको चेक नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा ही वचन है शासन। संविधान का तात्पर्य अर्थात सभी के लिए एक कानून है। संविधान का मतलब क्या है, एक कानून। भारत का संविधान आपको पता होगा दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पहली चीज़। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है और बनाए गए संविधान के अनुसार संसद का संचालन होता है। तो बेसिक चीज़ें पता होगा आपको, ठीक है। प्रस्तावना को भारत के लोगों द्वारा एक साथ अपनाया गया। अभी ये अलग से प्रस्तावना चैप्टर करेंगे, तो अभी इसलिए आप इतना याद रखो, हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना में शुरू होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, या हम भारत के लोग, ये अवधारणा हमने कहाँ से ली है, यूएन के चार्टर से ली है। कहाँ से लिए, यूएन के चार्टर से लिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर, इसलिए पहले इसको दिखा रहा हूँ मैं आपको। दूसरा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, मतलब अडॉप्ट कब करा था, 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 से, पता होगा ये आपको। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं। जब संविधान बना तब 395 आर्टिकल थे। कितने पार्ट थे, 22 पार्ट थे, मतलब 22 भाग थे, और 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ। अभी सब करेंगे, अभी बेसिक देखो बस आप, ठीक है। और बाकी ये संप्रभु, समाजवाद, ये सब क्या होता है अभी प्रस्तावना में देखेंगे। अभी बस आपको एक बेसिक चीज़ ये याद रखनी थी, इसको याद रखना। मेन कहानी यहाँ से शुरू होगी। हम लोग दो पार्ट में इसको देखेंगे। एक देखेंगे कंपनी का रूल, मतलब कंपनी जो थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, हिंदी में बताता हूँ अगर, तो कंपनी का शासन देखेंगे। कंपनी का शासन कब तक चलेगा, कंपनी का शासन 1600 से चलेगा 1857 की क्रांति होती तो 1858 तक। फिर 1858 से 1947 तक देखेंगे भैया क्राउन रूल। क्राउन मतलब राजा का रूल जो आ जाता है, ब्रिटेन का क्राउन रूल, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जितने कानून पास हुए हैं इसके दौरान ये देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है, 1600 ईस्वी में आती है, व्यापार करने आई थी, पता है आपको। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा आती है, उन्हें भारत में व्यापार करने का चार्टर मिल जाता है। चार्टर मतलब एक परमिशन होती है, ठीक है। अब 1765 में अगर आपको पता हो, जब बक्सर का युद्ध भी जीत जाते हैं, फिर जब इसको क्या मिलता है, इलाहाबाद ट्रीटी भी हो जाती है। और उसके बाद 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इसको दीवानी जब मिल जाती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, तब इनके राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लेती, तब इनमें बहुत बढ़ोतरी होती। तो कहने का मतलब है शॉर्ट में अगर आप समझें तो ब्रिटिशर्स आपको पता है 1600 में आए, उसके बाद की क्या कहानी बनती है वो जानते हैं। तो देखिए ब्रिटिशर 1600 में आए, इन्होंने यहाँ खूब व्यापार करा, खूब पैसा कमाया। 1773 के आसपास इनमें क्या हुआ, घाटा आने लगा इनकी कंपनी में। इनकी कंपनी में क्या होने लगा, घाटा आने लगा। अब अंग्रेज़ों को लगा, मतलब वहाँ के राजा को लगा कि यार इतनी बड़ी कंपनी है कैसे डूब रही है, क्योंकि जो कंपनी के हेड थे वो इनके पास जाते हैं, राजा के पास कर्जा मांगने कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। अब इनको लगता है यार ये तो घाटे में कैसे चल सकती, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी, इतने साल से पैसा दे रही थी,
अब एकदम से इनको दिक्कत हो रही है, तो सरकार, वहाँ की ब्रिटिश सरकार जो होती है, ब्रिटिश सरकार एक कानून पास करती है रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पे। किसके एक्ट के तौर पे? रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पे, कि अब सरकार को हम नियमित करेंगे कि कैसे घाटा और हम देखेंगे। क्योंकि कंपनी के कुछ लोग प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, मतलब पर्सनल ट्रेड कर रहे थे, इसलिए कंपनी को नुकसान हो रहा था। कंपनी को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। ठीक है, चलिए उसको रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। बाकी ये तो आपको पता है, बक्सर के युद्ध के बाद से कंपनी रूल बताया मैंने कब से कब तक, ये वही है। ठीक है, ये वही है। शॉर्ट में आपको ऐसे बनाने हैं नोट्स। अब मेन कहानी शुरू होती है यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट से। देखिए, आपको कैसे पढ़ना है ये बताता हूँ, कैसे नोट्स बनाने। जैसे आपने पहला एक्ट लिखा रेगुलेटिंग एक्ट, तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ लिख लो कि क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट में। अगर इंग्लिश में ऐसे शॉर्ट में लिख लो, जो ऐसे लिखोगे आप, ध्यान से देखिए हमारी बात। जैसे गवर्नर जो था, एक सेकेंड, गवर्नर ऐसे लिखोगे, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर था बंगाल का, उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ऐसे शॉर्ट में बना लो, एग्जाम टाइम में रिवीजन में काम आएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग बनता है, वॉरेन हेस्टिंग बनता है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बनता है। एक सेकंड यार, हिंदी में लिखने में यही दिक्कत है। वॉरेन हेस्टिंग, शॉर्ट नोट्स ऐसे बन जाते हैं, वॉरेन हेस्टिंग बना। दूसरा काम क्या होता है? अब आपको पता होगा, बॉम्बे था इंपॉर्टेंट इनके लिए, ठीक है, मद्रास था, और एक कौन था? बंगाल था। ठीक, तीन थे, तीनों में अलग अलग गवर्नर थे। अब रेगुलेटिंग एक्ट में कर दिया कि यार बंगाल से ज़्यादा ट्रेड होता है, बंगाल में कर दिया गवर्नर जनरल, और इन दो गवर्नर को इसके हैंड ओवर कर दिया। मतलब ये सारा जो है जानकारी इस गवर्नर जनरल को देंगे। सारी जानकारी किसको देंगे? गवर्नर जनरल को, जिससे कोई करप्शन ना हो। तीसरी चीज़ कर दी, सुप्रीम कोर्ट बना दिया एक। 1773 में क्या कर दिया? एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया, जिसमें एक चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश और 3 दूसरे जज होंगे। पहला चीफ जस्टिस कौन था? एलिजा इम्पे। कौन था? एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। ठीक, ये 3 चीज़ें करी। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया। क्या बना दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कहता था? ये भैया ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, ये वहाँ ब्रिटिश सरकार ने बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये वहीं ब्रिटेन में बैठता था, ब्रिटेन में ही बैठता था ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वहीं पे कंपनी पर नज़र रखता था। किस पे? कंपनी पे, कि कंपनी का जो है टैक्स कहाँ से आ रहा है, कंपनी में करप्शन तो नहीं कोई हो रहा है, ये सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज कर रहा था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये सब चीज़ें बनाई है ना, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी। क्यों बनाई? रेगुलेट, नाम ही पता चल रहा है कि कंपनी को अभी रेगुलेट सरकार करेगी, मतलब ब्रिटिश क्राउन करेगा, जिससे उसको पता चले कि कोई गड़बड़ी ना हो। और हर 20-20 साल में रेगुलेटिंग एक्ट आया, आप देखोगे चार्टर एक्ट के तौर पर। तो समझे कैसे नोट बनेगा? एक बार अब ऐसे देखो, जैसे पहला 1773 का जो विनियमित अधिनियम है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट है, ये किस लिए आया? यहाँ से देखो, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दखल और केंद्रीकृत प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा में पहला कदम उठाया। इन शॉर्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को क्या करना चाहता था? कंपनी के प्रबंधन को मैनेज करना चाहता था, नियंत्रण करना चाहता था। ठीक है, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? ये याद रखना, लॉर्ड नॉर्थ पूछ सकता है। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का लॉर्ड नॉर्थ था, लॉर्ड नॉर्थ। 1773 में पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप करा। ये तो पहला हो गया। अभी बताया, देखो बंगाल के गवर्नर जो था उसको क्या पद नाम दे दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, शॉर्ट में बताया। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद भी बताई उसको, बता उसकी हेल्प के लिए। ठीक है, मतलब 4 और मेंबर होंगे। दूसरा देखो, बॉम्बे मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको। और चौथा पॉइंट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। और ऐसा पहला न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एम्पे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखो इतना सारा डाटा मिला। अब आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। कैसे कर सकते हो? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर इसके अंडर, ऐसे करके शॉर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऐसी संस्था थी जो ब्रिटेन में ही थी और वहीं से शासन पर नियंत्रण करती थी। इनके शासन को नियंत्रण करने के लिए क्या बना दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया। बस इतना आपको याद रखना, समझ लो, हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। समझो, जब ऐसे स्मार्ट स्टडी करोगे तब जाके सिलेबस भी अच्छे से कवर होगा और आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। मतलब छोटे से नोट्स बन जाएंगे, 5 पॉइंट में पूरा रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कंपाइलेशन दिया जाता है इसीलिए कि ताकि आप पहले अच्छे से इसको पढ़ो, फिर शॉर्ट नोट्स आप बनाओ। एकदम से आपको ऐसे बुलेट पॉइंट शॉर्ट नोट दे देंगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। समझ रहो, एक स्टूडेंट की यही ताकत होती है। अब जब IAS बनोगे, SDM बनोगे, बड़ी फाइल को आपने क्या करा, सब पूरी फाइल पढ़ी, उसको क्रिस्प करके आपको नोट्स बनाने होंगे। अच्छा, आतिक अहमद को यहाँ से पेलना है, इसको यहाँ से धरना है, ये सब आपको कला पता होनी चाहिए तभी, और वो आती है तैयारी से। ठीक है,
तो समझे मेरी बात, रेगुलेटिंग एक्ट की ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अब जो इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ना है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। बस इसमें छोटे से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या, इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया, और इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को वाणिज्यिक मुद्दों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नया निकाय बनाया। तो आपको कैसे शॉर्ट बनाना है, ऐसे कि भैया वाणिज्यिक, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप इंग्लिश में लिख लेना, वाणिज्यिक को बोलते कॉमर्शियल, और ऐसे पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग अलग कर दिए, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल को अलग कर दिए। अब जो वाणिज्यिक बॉडी थी यानी कॉमर्शियल थी, उसको कौन देखेगा, ऐसे बना लो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो राजनीतिक बॉडी थी उसको देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नया बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। समझ लो, 2 निकाय बना दिया, द्वैध शासन कर दिया, इसी को बोला जाता है द्वैध शासन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा कि राजनीतिक कार्यों को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज करेगा वाणिज्यिक कार्यों को। ये डबल शासन कर दिया। अब दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये, अभी कि भैया इस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, विलियम पिट्स थे, इसीलिए इसका नाम था विलियम पिट्स। ठीक है, विलियम पिट्स थे। और जो गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य बनाए गए थे ना, उसको रद्द करने के लिए उसको घटा के 3 कर दिया गया। 4 को कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। बस इतना याद रखना आपको, इसमें इतना ही याद रखना है, 2। ठीक है, बस 2 याद रखना है। बाकी हुआ तो और भी कि पिट्स इंडिया एक्ट से मद्रास बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई। ठीक है, ये भी हल्का सा देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है 1793 का चार्टर। चार्टर एक देखो 20-20 साल में आएगा। 1773 में आया है, 1793 में आएगा, फिर 20 साल ऐड करो 1813 में आएगा, 1833 में आएगा, और फिर लास्ट आता है 1853 में। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब क्राउन आ जाता है, मतलब रानी का शासन आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे 20-20 साल में चार्टर एक्ट आते रहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताऊँगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले चार्टर एक्ट 1793। इस चार्टर अधिनियम ने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसों के गवर्नरों को दी गई अधिभावी शक्ति का विस्तार किया। मतलब आपको पता चला, जो 1773 में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, 1793 में इसको और बढ़ा दिया गया। मतलब बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर जनरल थे उनको और ज़्यादा नियंत्रण दिया गया गवर्नर जनरल को, मतलब उनकी और शक्तियाँ छीनी गई। और इस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस था गवर्नर जनरल बंगाल का। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1793 चार्टर अधिनियम ने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया 1793 में जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बस 20 सालों के लिए और मोनोपोली दी गई। 20 साल मतलब 1813 तक और व्यापार कर लो, उसके बाद हम दरवाजे खोलेंगे और भी यूरोप से कंपनियाँ आएंगी ब्रिटेन से व्यापार करने, जितना माल कमा सकते हो कमा लो। तो 20 सालों के लिए एकाधिकार पूछ सकता है। कब दिया गया? तो 1793 के कब दिया गया? चार्टर में। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जो कमांडर इन चीफ होता था वो गवर्नर जनरल की काउंसिल से ही होगा, ये ख़त्म कर दिया था। ठीक है, और एक चीज़ और लाई कि जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं, उन सदस्य हैं, उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान दिया जाएगा। मतलब ये बैठते थे क्राउन रूल वहाँ, मतलब ब्रिटेन में, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी ब्रिटेन में बैठती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी। पैसा सरकार को देना पड़ता था, इसने कहा यार इनको पैसा भी तुम ही दो। ठीक है। तीसरा करा, जो भी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति है, जैसे गवर्नर जनरल है, गवर्नर है, कमांडर इन चीफ की नियुक्ति करने, इसके लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। मतलब कंपनी जब वो वहाँ का जब राजा रानी कहेंगे उन्हीं को अपॉइंट कर सकते हो आप, उनके कहने पे ही। ठीक है, और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा देगी कि आप जब तक हम नहीं अनुमति देंगी, रानी नहीं अनुमति देगा, राजा नहीं देगा, तब तक आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और उल्लंघन करते हैं तो इस्तीफे के रूप में माना जाएगा इसको। चौथी इंपॉर्टेंट, 1793 के चार्टर अधिनियम में निर्धारित किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व भुगतान किया जाएगा। यह भी मैंने बताया, बस इतना याद रखो। ठीक है, कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को करने के बाद देना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ भाषा में समझिए, बस इसमें क्या आपको याद रखना है कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो थी उसके गवर्नरों को और ज़्यादा शक्ति छीन ली गई, गवर्नर जनरल को दे दी गई बंगाल के। कमांडर इन चीफ जो था गवर्नर जनरल की काउंसिल का, उसका सदस्य होना अनिवार्य नहीं था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, उसकी सैलरी अब कौन देगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही देगी। ठीक है, चलिए अब 1813 का चार्टर देखते हैं। इसमें क्या था? इसमें कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब अभी तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापार कर सकती थी, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। मतलब बात समझे, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी
उसको ख़त्म कर दिया। अब और भी यूरोप से कंपनियाँ आ सकती हैं, पर हाँ चाय का जो ट्रेड है, चाय व्यापार है, चाय का जो व्यापार है उसको बढ़ाया गया। अभी चाय का व्यापार को छोड़ के चाय का व्यापार चीन से कर सकती है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, और कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखना, पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से व्यापार कब बंद करा दिया गया? 1813 में, एक्सेप्ट टी ट्रेड यानी चाय के व्यापार को छोड़ के। ठीक है, अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी। तो ये जो आप देखते हो ना, सेंटा क्लॉज, मिशनरीज, ये सब कब आना शुरू हुए थे? 1813 से कन्वर्जन चालू कराया इन लोगों ने, मतलब कि भैया यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन लाओ, क्रिश्चियनिटी लाओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश काउंट की समृद्धता का दावा भी हुआ। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा है कि प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरीज कब आए पूछेगा, तो 1813 में आए। ठीक है, और इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान किया। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। और इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। वे करों का भुगतान न करने के लिए व्यक्तियों को दंडित भी कर सकती थी। मतलब जो भी लोकल लोग हैं उन पर आप टैक्स लगाइए, आप टैक्स वसूलिए आप। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली ये 20 साल वाला और ये ईसाई मिशनरीज वाला। और चार्टर अधिनियम ने भारतीय साहित्य के पुनर्जन्म और विज्ञान की उन्नति के साथ साथ भारतीयों के ही नियंत्रण में उनकी शिक्षा हेतु अधिक जिम्मेदारी के लिए वित्तीय अनुदान की मांग की थी। इसके लिए 1 लाख रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाख रुपए अलग से व्यय करने का निर्णय लिया गया था। यह शिक्षा हेतु सरकार की जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम था। मतलब 1 लाख रुपए सरकार ने कब खर्चा करा एजुकेशन में पूछेगा, कब दिया गया था शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए शिक्षा को बढ़ाने के लिए? तो चार्टर एक्ट 1813। एक ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है वो ख़त्म कर दिया गया, चाइना के व्यापार को छोड़ के। ठीक, और ये मिशनरीज एक्टिविटीज़, लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए क्रिश्चियन आएंगे। ये 3 पॉइंट ही इसमें आते हैं और चौथा नहीं आता। ये 3 आपको याद रखने हैं, ऐसे शॉर्ट में बना लीजिए चार्टर। एक ये, दूसरा मिशनरीज ऐसे बना लो, शॉर्ट में मिशनरीज आएंगे। 5वां पॉइंट ऐसे बना लो, 1 लाख रुपए मिलेगा शिक्षा के लिए, 1 लाख रुपए शिक्षा, काम हो गया बस, इससे ज़्यादा नहीं याद करना है। स्मार्ट वर्क करोगे तो अपने आप सब कवर हो जाएगा। अब देखो चार्टर 1833 में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी, चीन और चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार अब समाप्त हो गया पूरी तरह से। अब पूरी तरह से ना चाय ना चीन, कोई व्यापार नहीं अब कंपनी, अब सारी कंपनियां आ गई। इस अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला भारत का गवर्नर जनरल का होना लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखो आपको पता है ना, गवर्नर जनरल बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, अब 1833 से बदल गया। वो गवर्नर अब बन गया भारत का गवर्नर जनरल। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कंपनी को पूरी तरह से ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई 1833 में। चाय तक की थी 1813 में, 33 तक पूरी खत्म। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833 के ही चार्टर ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया था। भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन निदेशक मंडल के विरोध के बाद इस प्रावधान को नकार दिया। निदेशक मंडल कौन था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD जो बना था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, चार्टर एक्ट 1773 में, उसने मना कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 सितारा, 5 सितारा, कि सिविल सेवकों की चयन का शुरुआत कब से मानी जाती है? तो चार्टर एक्ट 1833 से मानी जाती है, पर जो निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसने मना कर दिया था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1833 के चार्टर एक्ट ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया। अभी तक कंपनी का क्या काम था? जो कॉमर्शियल फंक्शन कर रही थी, अब उसको कह दिया अब तुम, ये मोनोपोली तुम्हारी खत्म है, अब तुम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। ठीक है, यहाँ का अब राजशाही संभालो, टैक्स वसूलो, इनका शोषण करो, ये सब अब तुम्हारा काम है, यहाँ पे सत्ता संभालो। ठीक है, उसकी सभी गतिविधियों को समाप्त कर रहा था। यह प्रदान करता था कि भारत में कंपनी के क्षेत्रों को महामहिम, उनके वारिस और उत्तराधिकारियों के भरोसे में रखा गया था। मतलब अब क्राउन इनडायरेक्टली रूल कर रहा था, कंपनी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, व्यापार कंपनी का खत्म हो गया। ठीक है, अब कंपनी वहाँ पे सिर्फ क्या, प्रशासन देखेगी। ठीक है, भारत के लिए केंद्रीय विधायिका की शुरुआत हुई क्योंकि इस अधिनियम ने बॉम्बे, मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया था। और पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उनकी परिषद को भारत परिषद के रूप में जाना था। गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियाँ दी गई थी। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट कि जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत के लिए क्या बना सकता है, लॉ बना सकता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना अब ये है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य होगा। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, किसको? मैकाले को। ठीक है, भारतीय कानूनों के समाकीर्ण संहिताकरण, इस अधिनियम के तहत विधि आयोग की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला विधि आयोग
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठन हुआ था। ये पॉइंट याद रखना है आपको कि पहला विधि आयोग भारत का कब गठित हुआ था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में। इसका उद्देश्य दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने का था। स्वतंत्रता पूर्व काल कुल 4 विधि आयोग गठित हुए थे, 1834 में, 52 में, 61 और 89। स्वतंत्रता पश्चात अब तक कुल 22 विधि आयोग का गठन हुआ है। पहले विधि आयोग का गठन 1955 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, MC सीतलावड़। कुछ याद ना रहे ये पॉइंट जरूर याद रहना चाहिए ब्लैक वाला, कि पहला विधि आयोग 1834 में बना। उद्देश्य क्या था भैया, दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने का। दूसरा, स्वतंत्रता के पहले 4 बने थे, क्योंकि भैया अभी भी कानून में परिवर्तन हुआ है, तो आपको याद रखना चाहिए। 1834 में 52, 61, 89, 34, 52, 61, 89, 34, 52, 61, 89, ठीक है। और संविधान स्वतंत्रता पश्चात अब तक 22 विधि आयोग का गठन हुआ है, ये भी पूछ सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात कितने विधि आयोग बन चुके हैं, 22 विधि आयोग का गठन हो चुका है। और पहला विधि आयोग स्वतंत्रता पश्चात 1955 को बना था, MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। चलिए, अब ये अंतिम चार्टर एक्ट है, अंतिम चार्टर एक्ट 1853। तो ये बोल रहा ना, ये चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में ये अंतिम है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा जो आपको याद रखना है, 1853 का चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। अभी तक 1833 में किया, पर निदेशक मंडल ने यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज कर दिया। 53 में फिर शुरू करा। विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि मैकाले समिति बनी 1854 में सिविल सेवा के लिए, ठीक है। सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति 1854 में। भारतीयों को भी जगह मिलेगी सिविल सेवा में। प्रतियोगिता चालू हुई 1853 में, ठीक है। 1853 के चार्टर अधिनियम से विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाएं की गई हैं। विधायी जो नियम कानून बनाए, प्रशासनिक जो इसके अनुसार कार्य करें, ठीक है। मतलब 2 चीज़ें बना दी, एक बना दी विधायी समिति जिसका निर्माण है सिर्फ कानून कानून बनाओ, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी वो अलग, कि भैया तुम्हारा काम है प्रशासन को देखना, ठीक है। दूसरा आपको जो याद रखना, विधान परिषद में पहले 6 सदस्य थे और अब 12 सदस्य कर दिए गए थे। कितने, 12 कर दिए गए थे। एक गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ होगा। गवर्नर जनरल की परिषद के 4 दूसरे सदस्य होंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के 1 मुख्य न्यायाधीश, 1 नियमित कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रांतों की स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम 10 साल के कार्यकाल के साथ कंपनी के कर्मचारियों में 4 प्रतिनिधि सदस्य। तो ये आपको इतना नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो कि अब 12 सदस्य कर दिए गए थे, ठीक है। ये पूरे 12 आपसे नहीं पूछेगा, बस हल्का सा देख लो, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सब। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, 1853 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व कब दिया गया, 1853 में। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कब लिया गया भैया गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारतीयों को, कहाँ से, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से लिया गया। विधि सदस्य जो था मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य बना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई 1853 से। 1853 का चार्टर अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए, कहाँ, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान था, सिर्फ बंगाल के लिए, ठीक है। तो इसको बस याद रखना कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई। ये भी इतना आपको नहीं याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ उतना याद रखोगे आपका आराम से हो जाएगा। चलिए क्विक रिवीजन शॉर्ट्स में करते हैं। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एंड कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। कौन लाई थी, ब्रिटिश सरकार लाई थी। ब्रिटिश सरकार लाई थी कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, ठीक। एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया 1773 में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश और 3 अदर जज होंगे। पहला चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एम्पे, ठीक। निजी व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, क्योंकि यही एक तरह से नुकसान करा रहा था कंपनी का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करी गई, जो कि ब्रिटेन में ही बैठेगा और उसको सरकार अभी पैसा दे रही थी, ठीक है। तो ये था रेगुलेटिंग एक शॉर्ट में। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में बस इन शॉर्ट इतना याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों के कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग करा गया था। वाणिज्यिक का मतलब होता है कॉमर्शियल अफेयर्स, तो सी से कॉमर्शियल और सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो वाणिज्यिक फंक्शन को मैनेज करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक फंक्शन के लिए एक नई बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक फंक्शन जैसे समझ लो किसका एनेक्सेशन करना है, मतलब किस, जैसे अवध है उसका कब्जा करना है, मैसूर पे कब्जा करना है, क्या ट्रीटी करनी है, ये सब पॉलिटिकल चीज़ें के लिए एक अलग बॉडी बना दी जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये पिट्स इंडिया 1784 से आया।
देखिए 1793 में आपको क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल जो है बंगाल का ना, वॉरेन हेस्टिंग, उसको बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी सरकारों के ऊपर और नियंत्रण दिया, क्योंकि मेन करप्शन यहीं से हो रहा था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को और शक्ति दी गई बॉम्बे और मद्रास को। ठीक, याद रखना, जो छीनी कब गई थी, 1773 के चार्टर से। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को 20 सालों के लिए और बढ़ाया गया। मतलब 20 सालों के लिए बढ़ाने का मतलब 1793 में शुरू करा है, मतलब 1793, 20 साल का मतलब 1813 तक के लिए और मज़ा कर लो भाई, 20 साल के लिए व्यापार को बढ़ा दिया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कमांडर इन चीफ जो था, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य होता था, अब ये कह दिया कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछ लेता है कि भैया कौन से चार्टर एक्ट से पूछा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं होना चाहिए कमांडर इन चीफ, तो आप बोल दोगे चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट में बना लो ना, एग्जाम टाइम बहुत हेल्प होगी। 1833 में आपको क्या याद रखना है कि कंपनी के व्यापार को देखो, जो 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, 20 साल हो गए, खत्म कर दिया गया। पर चाय के व्यापार को अभी भी मोनोपोली थी, चाय का व्यापार अभी भी चलेगा। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ईसाई जो मिशनरीज थे वो भारत में आकर अब लोगों को प्रबुद्ध करेंगे। मतलब जो क्रिश्चियन लोग नहीं, आज आप जीसस जीसस देखते हो, ये सब यहीं से आया कॉन्सेप्ट, 1813 से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी शिक्षा का प्रचार यहीं से हुआ, 1 लाख रुपए भी खर्च करेंगे शिक्षा में। ठीक है, ये पूछ सकता है 1 लाख रुपए खर्च करेंगे शिक्षा में 1813 में। देखिए चार्टर एक्ट 1773 देख लीजिए। बंगाल का जो गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अभी आपको पता था ना 1773 में आया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया पूरे भारत का गवर्नर जनरल। और पहले भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को जो कानून बनाने की शक्तियाँ थी अब वो भी छीन ली गई, कि मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर है वो कानून नहीं बना सकते, अब कानून बनाएगा भारत का गवर्नर जनरल पूरा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक रूप था, जो व्यापार करती थी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब उसका काम है प्रशासन संभालना, कि भाई यावत को कब्जा करा उसको देखो, मैसूर से ट्रीटी करी उसको देखो, मराठा को कब्जा करा, जो जो क्षेत्र कब्जा कर रहे हो उसको संभालो। प्रशासनिक निकाय बन गया कंपनी। ठीक है, व्यापार बंद हो गया क्योंकि अब दूसरी कंपनियां आ गई व्यापार के लिए, मोनोपोली इनकी खत्म कर दी गई। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करें, ये बहुत अच्छी चीज़ करी और इम्पॉर्टेंट बहुत है कि सिविल सेवा की शुरुआत करने की प्रयास हुई थी 1833 से, पर निदेशक मंडल ने अपोज कर दिया था, तो इसलिए ये कराया नहीं गया था कि भारतीयों को भी लेंगे, इसने मना कर दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। देखिए समझ गए ना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, बस अब इसको भी बता दे रहा हूँ, इसका शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। ये अंतिम चार्टर एक्ट है 1853 का, इसके बाद क्योंकि 1857 का विद्रोह हो जाएगा तो अब पूरी तरह से कंपनी हट के क्राउन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंतिम चार्टर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1853 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया, जिसमें भारतीय नागरिकों को भी लिया जाएगा। और 1854, ये समय याद रखना, मैकॉले समिति बनाई गई थी। पूछेगा मैकॉले समिति कब बनी, तो 1854 में। ठीक है, ये याद रखना है, ये दो। तीसरा, 1853 के चार्टर अधिनियम से विधायी मतलब कानून बनाना, प्रशासनिक मतलब संभालना उसको, जैसे मोटा भाई मतलब अमित शाह समझाते हैं ये कानून बना बना के प्रशासन को, ऐसे ही प्रशासन को समझाना, विधायी मतलब कानून बनाना के लिए अलग अलग संस्थाएं दी गई कि कानून अलग बॉडी बनाएगी, प्रशासन अलग बॉडी संभालेगी। विधायी जो नियम कानून बनाए, प्रशासनिक जो इसके अनुसार कार्य करे। मान लो मोटा भाई ने कोई कानून बना दिया सीए, अब उसको संभालेगा कौन, पुलिस संभालेगी, ऐसे। ठीक है, तो बस आपको ये 3 पॉइंट याद रखने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एज अ ब्रीफ है। ठीक है, तो ये था दोस्तों पॉलिटिकल लेक्चर। अब कल देखेंगे पता है हम लोग क्या, 1858 का नियम, मतलब कंपनी आ जाएगी ना, दिखा देता हूँ। 1857 का भारत सरकार अधिनियम देखेंगे। 1861 की काउंसिल एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, ये सब इंपॉर्टेंट कल करेंगे। कल मतलब पूरा ही खत्म कर लेंगे। क्या क्या देखेंगे बता देता हूँ एक बार इन शॉर्ट। भारत सरकार अधिनियम देखेंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म देखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट जो इंपॉर्टेंट हुए हैं वो देखेंगे, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये देखेंगे 2 लेक्चर में। ये पूरा बैकग्राउंड हिस्टोरिकल खत्म हो जाएगा, जो भी कानून ब्रिटिश सरकार में बने थे। उसके बाद संविधान सभा देखेंगे, संविधान असेंबली कैसे संविधान बना वो सब। तो कहने का मतलब पूरा पॉलिटिकल लेक्चर आराम से ये मैं आपको 1 महीने के अंदर पूरी पॉलिटी प्री और मेन पर्सपेक्टिव से करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा इनिशिएटिव कमेंट में ज़रूर बताएं।